नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्य। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। पंद्रह अगस्त को काला दिवस मनाएंगे पंजाब और हरियाणा के किसान। केंद्र के कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग। कहा, किसानों को कंपनियों का गुलाम बनाने वाले हैं अध्यादेश। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाई एमएसपी की गारंटी देने वाला अध्यादेश लाने की मांग। कहा, एमएसपी न देने पर हो सजा का प्रावधान। केंद्रीय अध्यादेशों से किसानों के शोषण की जताई आशंका। धान की खेती में पानी की खपत घटाने वाले डीएसआर तकनीक पर उठे सवाल। पंजाब में डीएसआर तकनीक के साथ बढ़ा हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल। खरपतवार नियंत्रण के लिए घातक केमिकल्स का इस्तेमाल। और मणिपुर में लॉकडाउन के विस्तार से बढ़ी किसानों की मुश्किलें। 15 अगस्त तक बंद हैं सभी मंडियां और बाजार। मजबूर होकर साग सब्जियां फेंक रहे हैं किसान। और अब खबरें तफसील से। केंद्र से अध्यादेशों को वापस लेने की मांग कर रहे पंजाब और हरियाणा के किसानों ने स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। बुधवार को चंडीगढ़ में बैठक के बाद उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को वो काले झंडों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर केंद्र के अध्यादेशों की प्रतियां भी जलाएंगे। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि देश के किसानों और मजदूरों को अभी तक आजादी नहीं मिली है। केंद्र सरकार किसानों को निजी कंपनियों का गुलाम बनाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये किसान चाहते हैं कि केंद्र सरकार जून में लाए गए अपनी खेती संबंधी अध्यादेशों को वापस ले। ये अध्यादेश मंडी व्यवस्था, कॉन्ट्रैक्ट खेती और स्टॉक लिमिट की छूट से जुड़े हैं। हमने फैसला किया है कि वो आज़ादी नहीं मिली है, वो आज़ादी लेनी है। उस आज़ादी लेने के लिए हमने 15 अगस्त का दिन चुना है कि वो आज़ादी दो जिस आज़ादी के लिए हमारे लोग शहीद हुए थे। इसलिए 15 अगस्त का हमने दिन चुना है। और ये जो आज मौजूदा सरकार है, इसका तो जब इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में इस पार्टी के लोगों ने कुछ योगदान ही नहीं किया तो इनको तो कहने का ही अधिकार नहीं बचता कुछ। तो इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। 15 तारीख को काले झंडे लेके और तीनों अध्यादेशों की प्रतियां जलाएंगे और सरकार से मांग करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य की और असली आज़ादी देने की। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर या इससे अधिक कीमत पर खरीदे जाने के लिए अध्यादेश लाने की मांग की है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि किसान से उसकी फसल को एमएसपी से कम दर पर खरीदने को दंडनीय अपराध बनाया जाना चाहिए। खेती से जुड़े केंद्र के अध्यादेशों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इनकी वजह से किसानों का शोषण हो सकता है, क्योंकि इसमें बाजार के पास बहुत ज्यादा ताकत होगी जो कि अपने फायदे के लिए चीजों को नियंत्रित करेगी। उन्होंने कहा कि कुछ छोटी मोटी बातों को छोड़कर उन्हें तीनों अध्यादेशों पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते केंद्र सरकार फसलों का C2 फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी पर खरीदने की शर्त को अनिवार्य बनाए और उसी के तौर पर एक चौथा अध्यादेश लेकर आए। छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान और मक्के की खरीद के लिए किसानों के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा तय कर दी है। किसान 17 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार ने 2019-2020 के लिए रजिस्टर्ड किसानों को मौजूदा सीजन के लिए भी रजिस्टर्ड मानने का फैसला किया है, लेकिन इन किसानों के धान के रकबे और खसरे को राजस्व विभाग के जरिए अपडेट कराया जाएगा। बघेल सरकार ने धान के रकबे के आधार पर किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ देने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान ना बेचने पर भी किसानों को रजिस्टर्ड रकबे पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए दिए जाते हैं। कमेटी की बैठक धान खरीदी को लेकर थी और वो उसी बारे में प्रारंभिक बारदाने की व्यवस्था
और जो गिरदावली होगा उसका पंजीयन। तो जो गिरदावली करने के बाद धान खरीदी, धान जो भी बेचना चाहेंगे उनको पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। तो पहले गिरदावली होगी, फिर पंजीयन होगा, और पंजीयन के बाद एक बारदाने की व्यवस्था के बारे में भी मीटिंग हुई है। देश भर में आलू के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कई सालों बाद खुदरा बाजार में इसके दाम 30 से 35 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। इसका असर थोक बाजार में इसके दाम पर भी पड़ा है। इस समय कोल्ड स्टोरेज पर इसका दाम 22 से 24 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है, जो बीते महीने 16 से 17 रुपए किलो तक बिक रहा था। आलू के दाम चढ़ने की वजह भी प्याज जैसी ही है। बीते कई सालों के घाटे से ऊब कर किसानों ने बीते सीजन में आलू की खेती घटा दी। इससे अकेले उत्तर प्रदेश में आलू की खेती 10% घट गई। इसके बाद बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से आलू की खेती को भारी नुकसान पहुंचा। इसका नतीजा ये रहा कि आलू का उत्पादन घट गया। इसी वजह से इसके दाम में उछाल देखा जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आलू की इस महंगाई से किसानों को कोई फायदा हो रहा है या नहीं? अगर हो रहा है तो कितना? और इस मुद्दे को और ज़्यादा तफसील से समझते हैं कि असल में जब रिटेल प्राइस आलू का अच्छा खासा हो गया है तो क्या असल जो किसान हैं जो उसको उगाते हैं उनको अच्छा भाव मिल रहा है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर और ज़्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन अलीगढ़ से राजपाल शर्मा जी, जो कि एक आलू के किसान भी हैं और इन मुद्दों को बखूबी समझते हैं। राजपाल जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये बोला जा रहा है कि जो एक्स कोल्ड स्टोरेज जो प्राइस है आलू का, अब वो अच्छा भाव मिल रहा है, तो ऐसे में क्या किसानों को सही भाव मिल रहा है या नहीं? आप सही कहते, लेकिन किसानों को सही दाम मिले वो मजबूरी है किसान के साथ में। पहले रबी की फसल में जब बारिश आई थी तो किसान की फसल सारी नष्ट होने को थी, 70% नुकसान था। वो आलू निकलवाया नहीं, वो औने पौने दामों से बेचना पड़ा। किसान का आलू 800 से लेकर 1200 रुपये क्विंटल तक जब भी बिक गया था। शेष आलू जो अब जो रेट मिल रहा है वो किसान को नहीं मिल रहा, वो पूंजीपतियों को मिल रहा है, क्योंकि बीच में दलाल और व्यापारी कोल्ड स्टोर में किसान जो आलू रखता है तो कोई समझ लीजिए कि उसे कुछ मिलना ही नहीं। इतनी बड़ी व्यवस्था है आलू के किसान की। 200-250 रुपया प्रति कुंटल लगा तो उसका भाड़ा ही हो जाता है, और तब तक आलू को नहीं मिल पाता, तब तक पूरा पैसा जमा कर देगा, तब आलू को बाहर निकाल के बेचने ले जाएगा। तो बताइए उसके पास पैसा कहाँ है तो निकाल के बेचने ले जाए? वो तो मजबूरी में बेच देता है। वही बिचौलिया खरीद लेते हैं व्यापारी और कोल्ड स्टोर वालों को, आज उसका फायदा मिल रहा है, किसान को कतई है। तो आपका कहना है कि पहले रबी के टाइम पर जो आलू था, जिस तरह से बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, हमने देखा उस तरह के विजुअल्स को, खेतों में किस तरह से आलू सड़ रहे थे। किसान ने पहले तो नुकसान उस फ्रंट पर झेला, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, और उसके बाद जो लॉकडाउन के समय जो किसानों को अपने आलू औने पौने दाम पर बेचने पड़े। आप बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 14 रुपए के हिसाब से प्रति किलो के हिसाब से उन्होंने बेचा। तो कोल्ड स्टोरेज में जो व्यापारियों ने आलू रखा, अब उसी आलू को बेचकर मुख्य तौर पर जो व्यापारी हैं वो फायदा कमा रहे हैं। ये बताइए कि जब रबी की सीजन खराब हो गई आलू की, उसके बाद जब खेत में आप लोगों ने किस चीज की बुआई की, क्या आलू का रकबा हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 10% घटा है? क्या स्थिति है? रकबा घटा है, आलू किसान बहुत निराश हैं, पिछले कई सालों से उनको ठीक भाव नहीं मिल रहे हैं, क्या है पूरी पिक्चर? आलू के बाद अगर धान की बुआई करी और धान है कि वर्षा हो रही है, बिजली आ नहीं रही है, बिजली की व्यवस्था करें देखी दाम तुमने दिन में कर दी, 3-4 बार ट्रिप मार के 2-3 घंटा बिजली मिलती है किसान को, और डीजल के दाम बेआसा बढ़ा दिए गए, तो किसान का 25% तो झुलस आलू जल गया है, सूख गया है, बहुत बुरी हालत होने को, धान भी जाने को, आलू तो गया ही,
और धान में किसान का नहीं हो पाएगा, अंत समय तक उतनी लाग लग जाएगी कि धान बिक्री से ज्यादा निकाल पाएगा। तो धान की स्थिति खराब है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि सरकार ने किसान की तरफ ध्यान नहीं दिया, आलू का किसान मर चुका ही है। 14 से अब तक दाम नहीं मिले आलू के किसान को, वो त्रस्त होकर आत्महत्या की ओर जा रहा है। बच ही रहा है कैसे भी, इतना कर्जदार हो गया कि निकल नहीं पा रहा है कर्जा। और धान की फसल में वो स्थिति बन गई है ना, सूखा की वजह से पानी कितने दे, कब तक दे। डीजल सस्ता नहीं है, डीजल महंगा है, बिजली आ नहीं रही है, नहरों में पानी नहीं है, तो किसान को तो तबाही भुगतनी पड़ रही है। आज तबाह किसान, वो स्थिति है। जी राजपाल जी, हम तक आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही है। हम आपसे एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कुल मिला के जो आलू के किसान हैं वो परेशान हैं, और जिस तरह से खुदरा बाजार में आलू के भाव ऊपर चढ़ रहे हैं, इससे ये कतई नहीं माना जा सकता है कि जो आलू के खासतौर से जो छोटे किसान हैं उन्हें किसी तरह से भाव की वजह से कोई फायदा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जून में धान की रोपाई के दौरान मजदूरों की कमी के चलते पंजाब में किसानों ने इस बार डायरेक्ट सीडिंग राइस तकनीक यानी DSR का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। लगभग 1/4 धान की खेती इसी तकनीक से हुई है। इससे मजदूरी तो बची, लेकिन किसानों को चूहों और दीमक से नुकसान के बाद अब खरपतवार की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसके चलते धान की खेती में पेंडीमेथिलिन हर्बिसाइड का इस्तेमाल बढ़ गया है। एक अनुमान के मुताबिक खरीफ सीजन में पूरे पंजाब में 12 से 15 लाख लीटर पेंडीमेथिलिन की बिक्री हुई है। अब यहाँ खास ये है, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जिन 27 घातक पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स पर रोक लगाने का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें ये पेंडीमेथिलिन, ये पेस्टिसाइड भी शामिल है। इसी आधार पर कहा जा रहा है कि अगर इस हर्बिसाइड पर पाबंदी लगी तो DSR तकनीक के इस्तेमाल पर असर पड़ेगा। इस तकनीक से धान की खेती होने पर पानी की खपत घटाने में मदद मिलती है, क्योंकि इसके लिए धान की नर्सरी नहीं तैयार करनी पड़ती है, बल्कि उसे सीधे खेत में बोया जाता है। कुल मिलाकर ये तकनीक जहां भूजल दोहन रोकने में मददगार साबित हो रही है, मजदूरों की कमी से भी जूझने में इससे मदद मिल रही है, और बोला जा रहा है कि जो ये फसलें हैं ये काफ़ी टिकाऊ यानी काफ़ी सस्टेनेबल होती हैं, बीमारियां भी नहीं लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ केमिकल्स के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस खबर पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर VK दिलावरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पहले पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काम कर चुके हैं प्रोफेसर ऑफ इकोलॉजी के तौर पर, और अब बहुत से किसानों को वो एडवाइस देते हैं किस तरह से सही तकनीक का इस्तेमाल करें अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इस पर प्रोफेसर साहब आपका स्वागत है किसान बुलेटिन में। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस बार DSR तकनीक का काफ़ी इस्तेमाल हुआ क्योंकि मजदूरों की कमी थी। कहा जा रहा है कि इस तकनीक से पानी की भी कमी, कम पानी में इसको हम बो पाते हैं, और इसके अलावा ये बहुत सस्टेनेबल होता है जो क्रॉप है, और रेजिलिएंट होता है, बीमारियां कम होती हैं। लेकिन अब ये वीड्स की, खरपतवार की दिक्कत, और उसको कंट्रोल करने के लिए बोला गया है कि मैंडेटरी है कि पेंडीमेथिलिन का इस्तेमाल किया जाए। मगर पेंडीमेथिलिन उन 27 पेस्टिसाइड्स की लिस्ट में है जो कि सरकार ने हाल ही में एक ड्राफ्ट बैन ऑर्डर सामने रखा है, और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि एक तरफ ये बहुत सस्टेनेबल तकनीक है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। क्या रेकमेंड करेंगे आप? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से इस बार लेबर की शॉर्टेज थी और फार्मर्स के पास एक्चुअली इस टेक्निक को पिछले कई सालों से यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रमोट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़्यादातर फार्मर्स अपना इसमें इंटरेस्ट शो नहीं करते थे। उनको हाथ से रोपाई करने वाला तरीका ही आसान और अच्छा लगता था। इस बार क्योंकि लेबर की कमी थी और उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, तो उन्होंने इस टेक्निक को अपनाया, और इसका करीब 12 लाख एकड़ में इस बार रोपाई हुई है।
तो ये काफ़ी मतलब अच्छी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इस टेक्निक की। जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है फार्मर्स के बीच में घूमकर देखकर, मेरा ख्याल है कि 5% फार्मर्स ऐसे हैं जिनको इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुई होगी। उनकी क्योंकि टेक्निक नहीं थी, सारी जानकारी उनके पास नहीं पहुंची, जिसकी वजह से कुछ कमियां रह गई और ये प्रॉपरली वो उसको मैनेज नहीं कर सके। लेकिन 95% फार्मर्स ऐसे हैं जो इस टेक्निक से पूरे सेटिस्फाइड हैं। और अगर अगले साल लेबर की अवेलेबिलिटी होगी तब भी लोग इसको अडॉप्ट करेंगे, जैसा कि देखने में आ रहा है। उसके कई कारण हैं। एक सर, लेकिन यहाँ पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल पर तो दिक्कत पैदा हो गई है ना, कि जो ये पेस्टिसाइड जो है वो उन 27 बैंड जो लिस्ट सामने प्रस्तावित लिस्ट रखी है सरकार ने, उसमें ये पेंडिमेथिलिन है जिसको सोइंग के टाइम स्प्रे करने की रिकमेंडेशन है। बात यहाँ पर आकर खराब हो जाती है, खराब हो रही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं उनका जो बायो एफिकेसी डाटा है वो तो हमारे पास अवेलेबल होता है, लेकिन जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हैं या कोई ह्यूमन हेल्थ के ऊपर डाटे की ज़रूरत है वो हमारे पास नहीं अवेलेबल है। लेकिन अगर इंटरनेशनल डाटा को अगर हम सर्च करते हैं तो रिसेंट रिपोर्ट एक आई है, वो एक मेडिकल जर्नल में अभी पब्लिश हुई है कि इट इज़ जो इस पेस्टिसाइड को एक्सपोज हो रहे हैं लोग, उनमें चांसेस ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर 3 टाइम्स बढ़ जाते हैं। इट इज़ अ रिसेंट फाइंडिंग। इसके अलावा इससे पहले काफ़ी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पर इस पर स्टडी हुई है, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स पर, फिश और अदर एक्वेटिक लाइफ, उसके ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट है। तो जब इसको फील्ड में अप्लाई करते हैं तो कुछ तो ड्रिफ्ट हो जाता है, कुछ पानी के साथ ये परकोलेट कर जाता है और वहाँ से वाटर बॉडीज़ में मूव कर जाता है। तो ये प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और इसीलिए इसको उस लिस्ट में शायद इंक्लूड किया गया कि इसको भी बैन किया जाए। बट तो ऐसे में सरकार की तरफ से किस तरह का इंटरवेंशन आप देखते हैं? किसकी तरफ से, फिर से बोलेंगे, फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन? सरकार की तरफ से आप किस तरह का इंटरवेंशन देखते हैं, क्योंकि इतनी बीमारियां, या जैसे आप बता रहे हैं कि इससे कैंसर के भी बोला, इस तरह की स्टडीज हैं कि कैंसरस हो सकता है, तो ऐसे में आप सरकार की तरफ से किस तरह का इंटरवेंशन देखते हैं और किस तरह की सख्ती होनी चाहिए? क्योंकि जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, जो लॉबी है, उनका कहीं ना कहीं दबाव रहता है, वो हावी रहते हैं, और उनका कहना है कि जब तक खुद की देश में स्टडीज ना हो तब तक हम इस बात को नहीं मान सकते कि विदेशों में इसको बैन किया है तो भारत में भी बैन हो ही हो। जो आप अगर गवर्नमेंट का जो ड्राफ्ट है 27 पेस्टिसाइड्स को बैन करने के लिए जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन हुई है, उसमें तो सरकार ने ये प्रपोजल दी है कि इसको बैन किया जाए। अब तो उन्होंने हमसे ये मांगा है कि इसमें कि आप इसको सपोर्ट करते हैं कि इसके अगेंस्ट जाते हैं। तो जहाँ तक इसके इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हैं और कॉन्सिक्वेंसेज ऑन ह्यूमन हेल्थ हैं, नेचुरली नोबडी वुड लाइक टू गो अगेंस्ट इट, सभी इसको सपोर्ट करेंगे। और अब ये देखने की बात है कि कहाँ पर बैलेंस बैठता है, क्योंकि इसका अल्टरनेटिव भी यूनिवर्सिटी के पास कोई नहीं है। दिक्कत आती है कि डेटा जो है वो डेटा ठीक से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से सरकार ने एक बार फिर से इन 27 पेस्टिसाइड्स को उस लिस्ट में डाला है। प्रस्तावित बैन ऑर्डर लाया गया है, लेकिन इसमें बात है कि डेटा फिर से सरकार जो है डेटा मांग रही है इंडस्ट्री से, बात वहां पर आकर अटक जाती है। तो इसमें आप किस तरह की देरी देखते हैं और सरकार की तरफ से कितने प्रोएक्टिव मेजर होना चाहिए? इसमें मेन प्रॉब्लम है, स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ जो बनी हैं वो फूड सिक्योरिटी उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। अब फूड सिक्योरिटी वाली बात सभी कहते हैं कि जी हमने हासिल कर ली है, अब हमें क्वालिटी की तरफ जाना चाहिए। फूड सिक्योरिटी को सस्टेन करते करते हमें, देखिए आप करीब 35 साल हो गए। 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन की फाउंडेशन हुई थी,
तो अब इतने सालों में समझिए 45 साल हो गए, 45 सालों में हमने अब ये रियलाइज़ करना शुरू किया है कि जी हमें इन एग्रोकेमिकल्स के कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर भी अपनी नज़र रखनी चाहिए। तो सस्टेनेंस, फूड सस्टेनेंस के बाद अब यूनिवर्सिटीज़ को थोड़ा चाहिए कि वो क्वालिटी कॉन्शियस भी हों और अपनी रिसर्च प्रायोरिटीज़ को चेंज करें। इट इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। इस पॉइंट को रखने के लिए तो कुल मिला के अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो अगला पड़ाव है वो है न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट को भी उसी नज़र से देखा जाए, उतनी ही तरजीह दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कोरोना संक्रमण के बढ़े मामलों को देखते हुए मणिपुर सरकार ने 15 अगस्त तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। इसकी वजह से जो साग सब्जी उगाने वाले किसान हैं वो बेहद परेशान हैं और वो अपनी सब्जियां फेंकने को मजबूर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये सब्जियां क्या बेचने के लिए लाई गई हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है। जी हाँ, ये सवाल ज़रूरी है क्योंकि किसान इन्हें बेचने के लिए नहीं बल्कि फेंकने के लिए लाए हैं। साग सब्जियों की बर्बादी की ये तस्वीरें हैं मणिपुर के बिष्णुपुर जिले की। यहाँ के किसान लॉकडाउन के चलते अपनी सब्जियां नहीं बेच पा रहे हैं। मणिपुर में 15 अगस्त तक लॉकडाउन घोषित है, जिसके चलते मंडियां बंद चल रही हैं। यामना अवाब थेंगनसे था मरी रोम लॉकडाउन तौरपसिदा अहानबा लॉकडाउन हेक हौरकपदा दी पोसे खुजमान होल खुजमान के ओइना वेरियस वेजिटेबल से प्रोडक्शन लेता टोन कुन मुकी चांग पुथोएबा जुमथोंग ओइना दी फैमिली ओइना दी चांगा रोम की चांग लैयेबा हुजिकसे अदो पॉपुलेशन जी 5000 मुकी चांग ने अदुबो फार्मर दी 7,500 की चांग ने हुजिक लैसे फार्मर ओइना लैबदा वाई सामगी मा फजन मांगे बेलंद्री मांगे अदे खामेन असिन बसिसु निमिनि सुना थंब यादेबा एता पसलेबा बर पतना अदो सिसु मांगे अयाम लोय मांगेदा पोसे। खोई जुमन गांव में लगभग 500 परिवार सब्जियों की खेती करते हैं। यहाँ से रोजाना 15 से 20 टन सब्जियों की सप्लाई होती है, लेकिन लॉकडाउन के चलते अब ज्यादातर सब्जियां बिक नहीं पा रही हैं। इससे किसानों को लागत और मेहनत का तो मजदूरों को मजदूरी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। Whatever latent produce they are having, there is no place where they can market. That means their circularity, their circular flow is completely destroyed. They don't have a market where they can sell their product. If they can't sell their products, they don't have anything now which they can invest for further production. So it is like completely finishing their economy. मार्च में लॉकडाउन घोषित होने के बाद देश में फलों सब्जियों की बर्बादी की खबरें सामने आईं। केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का भी ऐलान किया, लेकिन इसमें किसानों के हिस्से में सस्ते कर्ज के अलावा और कुछ भी नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लोग अपने अपने श्रद्धा भाव से कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र में हिंगोली जिले के एक गांव में, जहां के लोग खुद को भगवान कृष्ण का वंशज बताते हैं। इस गांव का नाम है येले गांव। इसकी खूबी है कि यहाँ के लोग दूध को कभी भी बेचते नहीं हैं, बल्कि जरूरतमंदों को मुफ्त में ही बांट देते हैं। इस गांव में तकरीबन हर घर में दुधारू मवेशी हैं, लेकिन यहाँ दूध को बेचने की परंपरा ही नहीं है। ये कोई ताज़ा मामला नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से ऐसा होता आया है। इस गांव की इससे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर सभी धर्मों को मानने वाले लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं। और हमारे दादा परदादा के यहाँ से हमारे इधर दूध बेचा नहीं जाता है। हम किसी को भी मांगे तो दूध मुफ्त में देते हैं, लेकिन बेचते नहीं। ये परंपरा हमारे गांव में हमारे पूर्वजों के साथ से चली आ रही है। गौली का नाम ही ऐसा है कि दूधों का गांव। यहाँ पर हमारे गांव के अंदर हिंदू मुस्लिम का जो भी समाज का हमारे इसके अंदर पूरा एक ही से त्यौहार मनाया जाता है। कल गोकुलाष्टमी के अंदर हमारे गांव के अंदर 90%
किसान रहते हैं और सबके पास भैंस गाय बकरी सभी है, लेकिन हमारे गांव के अंदर दूध बेचने की परंपरा कभी नहीं रही है। अगर दूध ज़्यादा भी होता है तो हम लोग मुफ्त में उसे देते हैं और हम लोग सब साथ मिलकर रहते हैं। और इसी के साथ स्वराज एक्सप्रेस और हिंद किसान की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।